अब्दुल्ला उधर बैठ जाएं और उस क्लास में भाई ये ना कोई परफ्यूम वगैरह या इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल ना किया करें क्लास के दौरान, और क्लास से पहले भी। लेक्चर नंबर ये सवाल मुझे बताएं जो होमवर्क में दिए जा रहे हैं 80-90% हो रहे हैं? बस ठीक है, आज एक छोटा सा सवाल कर लें 10 मिनट का। चैप्टर 18 का क्वेश्चन 15 करिएगा, कशमाला एंड सुमाइला के नाम से है। चैप्टर 18 का क्वेश्चन 15 पिछला वाला कर लिया था। कितने लोगों से पेबल टू गवर्नमेंट मैच कर गया था? कोई है तीनों क्लासों में ऐसा जिसका पेबल टू गवर्नमेंट मैच कर गया था? तूने शुरू एंड से किया था, तू बाकियों की बात कर रहा हूँ। कितने लोगों ने किया था? 90% सही हो गया था। क्या गलती हुई थी? वो सोल्यूशन में थी, हमारे में नहीं थी गलती। कौन सा था सवाल, कौन सा था वैसे? वो क्वेश्चन नंबर 31 था मेरे ख्याल से। उसमें क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आपको भूली होगी, मेरा क्या कसूर है इसमें? भूली हुई है तो एओपी में जाके रिवाइज करें या साथ वाले के सर में सर मारें। अच्छा जी, क्वेश्चन 38 पेज 346। स्टार गारमेंट्स लिमिटेड हैड फाइल्ड इट्स टैक्स रिटर्न फॉर जो 2015। हमारी एक बड़ी जेंगो की ज़बरदस्त किस्म की तस्वीर एक बन गई हुई है पेज 325 के ऊपर। तो इंशाल्लाह अब उस तस्वीर को हम यूज़ कर लिया करेंगे सिनेरियो पे सवाल सॉल्व करते हुए। स्टार लिमिटेड हैड फाइल्ड इट्स रिटर्न फॉर टैक्स 2015 ऑन 30 सितंबर 15। वैसे कंपनी ने ना अपनी रिटर्न जमा करवानी होती है 30 सितंबर की बजाय 31 दिसंबर तक, लेकिन ये 30 सितंबर को आ गया, कोई मसला नहीं। कोई 5-6 सालों बाद 25 फरवरी 21 को कौमी ने ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की बेस पे एक नोटिस इशू किया अंडर सेक्शन 122 फॉर ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर 2015। उसने एक नोटिस इशू किया 122(5) के तहत, 122(5)(a) के तहत नहीं, 122(5) के तहत उसने एक नोटिस इशू किया है। वो उसने कहा 122(5) तो आपको पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ, ये ऑडिट वाला था, क्योंकि 122(5) तो नहीं, मेरे पेपर में याद होगा लफ्ज़, तो कहते हैं ये ऑडिट वाला था। 122(5) के तहत उसने ऑडिट के लिए जो है वो आपको नोटिस भेजा है। अब ये नोटिस कौन सा वाला है? ये ना नोटिस ऑडिट का भी नोटिस आता है, यानी नोटिस आता है कि ऑडिट शुरू होने लगा है, तो ये वो नोटिस है। ये शो कॉज नोटिस ना कहिएगा इसको। क्या लिखा हुआ है? ऑन 25 फरवरी 21 द कौमी इशूड अ नोटिस फॉर ऑडिट, नोटिस फॉर ऑडिट। तो ये क्या शुरू होने लगा? इसका ऑडिट शुरू होने लगा। टेस्ट वाला सवाल है। द अकाउंटेंट इन्फॉर्म द चीफ एग्जीक्यूटिव, दिया नहीं, यस बोलना है। द अकाउंटेंट इन्फॉर्म, दिया होगा, द अकाउंटेंट नहीं दिया होगा। द अकाउंटेंट इन्फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अकाउंटेंट ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बताया सर हमारा ऑडिट तो 2015 का पहले ही हो चुका है। सर याद नहीं, उन्होंने आपको आके काटा था, मैंने पट्टी लगाई थी 2019 में, सर आपको याद होगा। एंड एन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर अंडर 122 का 5A वाज इशूड। और सर आपको याद है हमने प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू काम किया था, हमने हुकूमत को रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाया था, उन्होंने शोकॉज नोटिस भेजा था, फिर आके उन्होंने हमें काटा था। सर हम तो कटवाए जा चुके हैं पहले के। सर अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक्सप्लेन द टर्म डेफिनेट इन्फॉर्मेशन। बात अरूज पे थी, ये कहीं और ले गए डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को। चलो आगे चलें। ये मुझे भूल रहे, पता नहीं, ये मैंने पेज नंबर तो याद है, पता नहीं सर ने पढ़ाया था किसी क्लास में शायद जनवरी में। ये 2 नंबर तो गए, ये 2 नंबर वैसे आ जाने चाहिए थे। चलो आगे। ये झक मारते रहे हैं जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, पूरा सेशन शाम को जाके अपने घर में ये लोग विलियां मारते रहे हैं जो पेपर में ऐसी बातें करते हैं कि ये क्या है। छोड़ें यार सारी चीज़ें, हम लेटेस्ट एंड में देखते हैं कौन सा सवाल आया था। लेटेस्ट अटेम्प्ट किताब में भी नहीं है वो सवाल। अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर ब्रीफली डिस्कस द टर्म नॉर्मल असेसमेंट एंड ब्रीफली डिस्कस द टर्म बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो टर्म नॉर्मल असेसमेंट क्या लिख के आएंगे? सेक्शन 120 का 1, बस 120 का 1। और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के टर्म डिफाइन करें, सेक्शन 121 का 1। मैं आईकेएफ से डिसएग्री करता हूं, ये 4 इसने सिनेरियोज और 3 नंबर आगे रखे हुए थे, और आईकेएफ ने सोल्यूशन में देखा अनलकीली उसमें चारों बातें डिस्कस की हुई हैं, तो नंबर इसने काफी कम रखे हुए थे। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होती है? जो 4 लोगों की हो। और एज्यूम्ड असेसमेंट क्या होती है? जो आपके रिटर्न जमा कराते ही एज्यूम बन जाते हैं। तो इसमें 120 का 1 और इसमें 121 का 1। स्टेट द रिक्वायरमेंट्स दैट शुड बी कंप्लाइड विद, वो रिक्वायरमेंट्स बताएं जो पूरी की जाएं
अगर कोई अकेला बंदा अपना बिजनेस बंद करने का सोचे तो वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स पूरी करे? ये तो बहुत पहले का पड़ा हुआ है यार। अब ये ना कहिएगा सॉरी इस अटेम्प्ट में 5 नंबर का आया है, आपने चैप्टर 15 में से कहा था पता नहीं कितना आएगा। मैंने तो कुछ नहीं कहा कितना आएगा, मैंने तो किसी एक क्लास में भी नहीं कहा। इस अटेम्प्ट में 9 नंबर का भी आया। उससे आगे चलें तो और जो है वो 4 जमा 4 8 नंबर का भी आया है। उससे आगे चलें तो इसी तरह तो कभी 18 को 15 नंबर का भी आ रहा है। इस चैप्टर में से कभी कभी 15 नंबर का भी आ रहा है। ये 10 नंबर का तो इधर हमारे सामने आया हुआ है, ये 7 नंबर का आया हुआ है, ये 4 नंबर का आया हुआ है, ये 5 नंबर का आया हुआ है, ये 6 नहीं 6 7 8 नहीं 6 ही कर, वो लग गया ऊपर वाला। तो ये मार्च 18 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है, मर्जी है उसकी, लुट मचाए इस चैप्टर में, कौन पूछने वाला है। तो देयर इज नो ग्रेड, इनकम टैक्स में कोई ग्रेड नहीं है। बस पहले 3 चैप्टर में से 10 नंबर का आना है। सेल्स, ये क्या बातें हो रही हैं आजकल, मुझे लगता है मन से पहले 3 चैप्टर्स में से 10 नंबर का आना है, सेल्स टैक्स में से कोई 30 नंबर का आना है, और इनकम टैक्स के अंदर से कुछ 60 नंबर का आना है। ओके, अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं ये जो 2 सवाल आए हैं इस अटेम्प्ट के अंदर, इन सवालों का जवाब सोचने से पहले अगर किसी बंदे ने ये सफ़े भी देखे होंगे तो फौरन ही उनके जहन में जवाब आ जाएगा। 120 असेसमेंट जिसे नॉर्मल कहते हैं, 121 बेस्ट जजमेंट और डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ये जो सफ़े हैं ना, ये तकरीबन पूरी किताब में कोई 20 हैं। इनको आज फाड़ के ना रात को गले लगा के सोने, तो ये आपके दिल के अंदर उतर जाएंगे। तो ये जो सफ़े साथ साथ आप लोग टिक कर रहे हैं और साथ साथ कर रहे हैं ना, तो कई सवाल तो इन्हीं सफ़ों से देख के पता चल जाते हैं। अच्छा यार, ये सेक्शन की हेडिंग तो लिखी हुई है, मैं ये मान रहा हूं कि कभी कभी सेक्शन की हेडिंग में से सवाल नहीं बनता, लेकिन इस अटेम्प्ट में तो मैंने आपको दिखा दिया 3 सवाल सेक्शन की हेडिंग में से बने हैं। और ये वो रिकॉर्ड्स के चैप्टर में से सवाल आया। असल में ना 15 और 16 को वो एक ही स्लॉट में रखता है, तो चैप्टर 15-16 का मिला के 7 8 9 10 नंबर का सवाल दे देता है। ये 16 का सवाल है, वो पता नहीं बिजनेस था 5 लाख से ऊपर, उसमें कौन कौन से रिकॉर्ड रखने हैं, याद है ना? तो वो एक दफ़ा पढ़ा था। ओके, और ये एक फारग सा सवाल, रुस्तम ने फाइनल टैक्स रिजीम है, उसका एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है, तो लिस्ट डाउन द रूल्स दैट विल अप्लाई टू फाइनल टैक्स इनकम। किसी को याद है शुरू वाली क्लासें? फाइनल टैक्स रिजीम इनकम किसी हेड में नहीं जाएगी, इसमें से खर्चे माइनस नहीं होंगे, इसमें से ज़कात माइनस नहीं होगी, इसमें से डिडक्टिव अलाउंस माइनस नहीं होंगे, वो सारी बातें। ओके, डिस्कस वेदर द कॉमी इज एम्पावर्ड टू मेक फर्दर अमेंडमेंट। बताएं क्या कॉमी फर्दर अमेंडमेंट कर सकता है इन द असेसमेंट ऑर्डर इशूड ऑन 24 फरवरी 2020? क्या फर्दर अमेंडमेंट कर सकता है? क्योंकि एक दफा वो काट चुका है पहले, तो क्या दोबारा काट सकता है? यस। अब मुझे बताएं ये कौन सा सेक्शन आपसे पूछ रहे हैं? 122 का 4, दो पहली दफा नहीं पूछ रहा, फर्दर कर सकता है या नहीं। फर्दर एक दफा हो चुके हैं, अब दोबारा कर सकता है या नहीं। अब आप मुझे बताएं कि हम पेपर में डायरेक्ट अब गिना करेंगे, हमारा साल कौन सा है? 15। इसकी रिटर्न कब जमा करवाई? 30 सितंबर 15। 30 सितंबर 15 की आखिरी तारीख 30 जून 16। 30 जून 16 के आगे 5 साल 30 जून 21। और 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच असेसमेंट वाज मेड। वो जरा 1 ईयर गिनते हैं। 24 फरवरी 20 के बाद 30 जून तक आए, 30 जून 20, 30 जून 20 के बाद 1 साल आगे आए, 30 जून 21। 7 नंबर भोंगे ने डाल दिए 122 का 4 लिखने के, 7 नंबर। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड नहीं लिखना, वो तब लिखना होता है जब पहली दफा हो रही हो। इधर आपने लिखना है इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन, इट कैन बी अमेंडेड एज मेनी टाइम्स दैट मे बी नेसेसरी। माय अकाउंटेंट सीईओ को पंगे ना डाल। इट कैन बी अमेंडेड एज मेनी टाइम्स दैट मे बी नेसेसरी विद इन द लेटर ऑफ 5 years from the end of the financial year in which assumed assessment order is issued, which in this case मोबाइल वाले भाई is 30 जून 2021, और 1 year from the end of that financial year, ये इसी चला दें, in which amendment took place, which in this case is 30 जून 2021. So the last date by which assessment order can be further amended is 30 जून 2021. For further details you can contact me on this number. नहीं ये मैं तो नहीं आपको आखिरी दिन अपना नंबर दूंगा। असल में बात यह है कि इंशाल्लाह आपको कोई जूम मीटिंग का तरीका बता दिया जाएगा। वो एक दिन हम तय कर लेंगे पूरे हफ्ते में, तो उस दिन एक दिन पहले रात को आप जो है वो जूम मीटिंग की अनाउंसमेंट सुन लिया करेंगे वेबसाइट पे। अगले दिन जूम मीटिंग में आप ज्वाइन कर लेंगे जो आपके सवाल होंगे, तो हम इंशाल्लाह इन टच रहेंगे बजरिया जूम मीटिंग। क्वेश्चन 35, ये क्या बातें हो रही हैं आज और कल, और ये अच्छा ये मसला कब से है? अपने आप को सही नहीं करना, दूसरे को किसी और चीज़ पर डालना है। क्वेश्चन 35, अंडर द प्रोविजंस ऑफ खलाजी का ऑर्डिनेंस 2001 आइडेंटिफाई 4 सिचुएशंस अंडर विच, इसी तरह की भी कोई लाइन होगी, आपका पेपर होगा। आइडेंटिफाई द 4 सिचुएशंस अंडर विच एन अपील मे बी फाइल्ड विद कमिश्नर अपील्स।
डर यार क्या हो गया, हाथ धो के हम भी पेपर दे के आए हैं, ठीक है चलें। आइडेंटिफाई 4 सिचुएशन अंडर विच अपील मे बी फाइल विद कमिश्नर अपील्स, बताएं जी। ठीक है, सही सही शुरू कर दिया। पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द फॉलोइंग ऑर्डर, 127 का एक लिख के आए। किन 4 सिचुएशंस में आप कमिश्नर अपील के पास जा सकते हैं? ओके नेक्स्ट 35 का बी। अब्दुल्ला कॉपीज तीनों क्लासों के लिए हो गई हैं? तीनों क्लासों के लिए रख दें एंड पे कॉपीज, पावर पॉइंट स्लाइड्स की रख भी दी हुई है तीनों कॉपीज में एंड पे। इस क्लास में पढ़ी हुई है एंड पे कॉपीज? नहीं पढ़ी हुई है। अच्छा, सादिक अली हैज रिसीव्ड एन एक्स पार्टी असेसमेंट। एक्स पार्टी असेसमेंट मैंने कहा था ये होती है कि 2 पार्टीज को बुलाया था, एक एब्सेंट होगी, तो जो मौजूद है उसी की बेस के ऊपर आगे चलें। सादिक अली हैज रिसीव्ड एन एक्स पार्टी असेसमेंट ऑर्डर फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कितने लोगों को फील हुआ था कि काट लिया है? कितने लोगों को मेरे कहने पे फील हुआ है? हैज रिसीव्ड एन असेसमेंट ऑर्डर, बात ही खत्म हो गई। हैज रिसीव्ड एन असेसमेंट ऑर्डर, काट लिए। थोड़ा भी मिजाज बन रहा है आपका इस चैप्टर का, इसीलिए कल भी आने, ठीक है। हैज रिसीव्ड एन असेसमेंट ऑर्डर फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर विच ही इज रिक्वायर्ड टू पे 52 लाख ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेस, जो उसने काटे नहीं है दूसरे लोगों को पेमेंट करते हुए, यानी एम्प्लॉइज की सैलरी पे इसने टैक्स वगैरह नहीं काटा होगा और इसने और कोई पेमेंट्स की होंगी उस पर टैक्स नहीं काटा होगा। ही डज नॉट एग्री विद द कंटेंशन, वो टैक्स वालों के असेसमेंट ऑर्डर से मानता नहीं है एंड वुड लाइक टू फाइल अपील, और कमिश्नर अपील के पास जाना चाह रहा है। सवाल यह है कि प्रोसीजर बता दें जो कमिश्नर अपील के लिए है, बताएं जी प्रोसीजर। वो कमिश्नर अपील के पास जाना चाह रहे हैं, आपसे प्रोसीजर पूछ रहे हैं जी भाईजान, बताएं जी सेक्शन बताएं जी जल्दी बताएं जी, जल्दी प्रोसीजर बताएं जी, प्रोसीजर सेक्शन का नंबर 128 वालों को जूते पड़ेंगे, जूते। वो क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं प्रोसीजर डेट ही, कमिश्नर अपील नहीं, ही प्रोसीजर दैट ही शुड फॉलो फॉर फाइलिंग अपील टू कमिश्नर अपील। फिर अगला सवाल अगर होता ना पेपर में ये होता, एंड नाउ कमिश्नर अपील कौन सा प्रोसीजर फॉलो करे, वो सवाल तो नहीं आया। क्या सवाल आया कि प्रिंसिपल साहब के पास जाके मैं कैसे अपील करूं, या प्रिंसिपल साहब अपील कैसे सुने, मैं कैसे जाके अपील करूं, ये तरीका। स्टेट द तरीका दैट ही शुड फॉलो फॉर फाइलिंग अपील, वो क्या है? ये प्रोसीजर इन अपील पता है क्या? कमिश्नर अपील ने कैसे केस सुनना है, और ये सबके जहन में आ रहा था क्या तरीका फॉलो करें। तो रिक्वायरमेंट्स को स्लैश डाल के प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अपील, बुक में भी डाल दो आइंदा के लिए अब्दुल्ला, रिक्वायरमेंट्स को अंडरलाइन करके प्रोसीजर, ये रिक्वायरमेंट्स को अंडरलाइन करके प्रोसीजर। इस क्लास में कुछ लोगों की डिस्टर्बेंस की वजह से फिर इनको बिठाना पड़ा है, मेरा ख्याल था आप लोग सही हो गए हैं, लेकिन ओके। अच्छा ये एक अच्छा सवाल है, खुद ही कर लीजिएगा किसी दिन। क्वेश्चन 31, क्वेश्चन 31 आएंगे 27 में, 27 का बी। इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, वो सर्कमस्टांसेस बताएं जिसमें कमिश्नर रिक्वायर कर सकता है एक बंदे को कि वो रिटर्न फर्निश करे फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 मंथ। डेड हो गया या नहीं परमानेंटली यूजलेस, तो वो एनिमल में लिखा हुआ था यार, हाथ होगी। परमानेंटली पाकिस्तान छोड़ के जा रहे, परमानेंटली यूजलेस हो गया, बंदा है भाईजान, डेड हो गया, परमानेंटली यूजलेस लफ्ज था, वो एनिमल के लिए था बिजनेस के चैप्टर में, परमानेंटली पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं और कमिश्नर कंसीडर्स अदरवाइज नेसेसरी या बैंक करप्ट हो गया। नताइज बताएं अगर एक बंदा फेल हो जाए रिटर्न जमा करवाने से, अगर उसको 1 के अबव में रिक्वायर की थी फिर भी उसने जमा नहीं कराई, अब नताइज बताएं। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी नाम सेक्शन 121। इफ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश अ रिटर्न इवन इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सबसेक्शन 3 द कॉमी में, ये अब कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो ये फेस करेगा। इसको कौन सी असेसमेंट उसको की जाएगी बोले? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। क्या आ रहा है? चलें ठीक है, अब ये हो गया, 35 भी हो गया, 38 भी हो गया, 41 अभी करेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में। चलें जी, आज सेक्शन 124 हमने पढ़ना है, वो निकाल लें।
यार ये सफ़े बांध दो स्लाइड्स फिजिकल वालों को, ऑनलाइन वाले हजरात तो इसको ऑनलाइन देख ही रहे हैं। साइम से सफ़े बांध दो, 20 पकड़ा दो हर रो में। पंद्रह 20 पकड़ा दो हर तीसरी रो में। ये क्या आई कैफ का पेपर, ये ज़रा देखें इसमें कौन कौन से टेबल इसने दिए हुए हैं। ये एक तो इसने टैक्स रेट फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स एंड एओपीज दिया हुआ है, एक इसने टैक्स रेट दिया हुआ है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स, एक इसने मिनिमम टैक्स का रेट दिया हुआ है, एक इसने टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये पुराने लॉ के रेट हैं, ये दिए हुए हैं। सिक्योरिटीज़ के रेट दिए हुए हैं, इनिशियल अलाउंस का रेट दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है। मैं देख रहा था ऐसी लेटेस्ट टाइम में उसने कौन कौन से टेबल दिए हुए हैं। इंडिविजुअल एओपी का टेबल दिया हुआ है, दोबारा इंडिविजुअल एओपी का टेबल दिया हुआ है सैलरीड और वो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स। ये गलत इसने लिख दिया है, ये गलत लिख दिया है, आई कैफ से गलती हो गई है। टैक्स रेट फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स एंड एओपी, एओपी नहीं है, एओपी के लिए ऊपर वाला ही टेबल है सिर्फ। टैक्स रेट्स फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स एओपी, उससे कॉपी पेस्ट हो गया, गलती हो गई आई कैफ से। तो एक टेबल है हमारा नॉन सैलरीड लोगों के लिए और एओपीज के लिए, और एक टेबल है हमारा सैलरीड लोगों के लिए। उसके बाद मिनिमम टैक्स है 113, कैपिटल गेन, डिस्पोजल, सिक्योरिटीज, इनिशियल अलाउंस का रेट दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन का रेट भी दिया हुआ है। अच्छा जी, नहीं किसी को कोई सफ़ा ना मिला हो। अच्छा, अब आप हजरात जो है, ये जो किसी को ना मिला हो तो बता दें। अब आप हजरात एक जी कॉन्सेप्ट है हमारे लॉ में, डेट इज कोर्ट का फैसला जब आ जाए तो कमिश्नर ने सिर्फ एक बरकत के लिए असेसमेंट ऑर्डर दोबारा भेजने टैक्स पेयर के घर। कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर दोबारा भेजने किसके घर? टैक्स पेयर के घर। यानी कहानी कुछ ऐसे है कि आपने 30 सितंबर तक रिटर्न जमा करवाई। जब आपने 30 सितंबर तक रिटर्न जमा करवाई तो वो रिटर्न जो है वो बन गई, आपने 30 सितंबर तक रिटर्न जमा करवाई, वो रिटर्न बन गई अज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। कमिश्नर ने आपको ऑडिट शुरू किया, कमिश्नर ने आपको शो कॉज नोटिस भेजा, कमिश्नर ने आपको अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भेज दिया। अब अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के बाद आप जो है वो अपील में चले गए कमिश्नर अपील के पास, और चलते 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 हो सकता है इस वक्त आप मिसाल के तौर पे हाई कोर्ट पहुंचे हो। जब आप हाई कोर्ट पहुंच गए तो हाई कोर्ट का फैसला आ गया। फैसले इनके वही आते हैं कंफर्म, मॉडिफाई, कैंसिल, लेकिन हाई कोर्ट में ये लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ था कंफर्म मॉडिफाई वाला। तो हाई कोर्ट का फैसला आ गया जिसको हमने कहा था हाई कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी। अब जब हाई कोर्ट ने केस के बारे में जजमेंट पास कर दी तो इट इज कॉल्ड एज एपलेट ऑर्डर, या चलें एपलेट ट्रिब्यूनल, जो मर्जी जो कोर्ट ले लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी कोर्ट ही है। या एपलेट ट्रिब्यूनल ने जजमेंट पास कर दी, या एपलेट ट्रिब्यूनल ने कंफर्म, मॉडिफाई और एनल का फैसला सुना दिया कि आपकी इनकम 20 है या 32 है या 22 है, ये फैसला आ गया। इसके बाद अगर कमिश्नर और टैक्स पेयर चाहें कि केस क्लोज हो जाए और हम आगे ना जाएं, आप कमिश्नर कोर्ट का फैसला मिलने के बाद क्या करेगा? बरकत के तौर पे टैक्स पेयर के घर एक ऑर्डर भेजेगा जिसका नाम अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर नहीं होगा, जिसका नाम होगा असेसमेंट ऑर्डर। मुश्किल नाम इसका होगा अपील इफेक्ट ऑर्डर, यानी कोर्ट के अपील के फैसले के आने के बाद वाला असेसमेंट ऑर्डर। तो जब जज अपना फैसला सुना दे तो कमिश्नर कहे हां ठीक है, जैसे जज ने कहा मैं भी मानता हूं। ये सेक्शन 121 नहीं है बेस्ट जजमेंट, ये सेक्शन 122 नहीं है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, ये सेक्शन 124 है। दैट इज अ जिम्मेदारी ऑफ कमिश्नर के बरकत के तौर पे कोर्ट के ऑर्डर के बाद टैक्स पेयर को बता दे कि जैसे कोर्ट ने कहा वैसे ही मैं भी मानता हूं। ओके, इसका रेड में जो नेम लिखा हुआ है वो पढ़ें अगर नजर आ रहा है आपको। असेसमेंट आफ्टर कोर्ट ऑर्डर, असेसमेंट आफ्टर कोर्ट ऑर्डर। लेकिन इस सेक्शन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर जो हेडिंग दी है किताब में लॉ वाले ने, वो दी है ब्रैकेट के अलावा वाली, असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू ऑर्डर। इतनी सी बात से पता नहीं चलता हमें, असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू ऑर्डर। लेकिन आप रेड वाली लाइन को पढ़ें जरा, असेसमेंट आफ्टर कोर्ट ऑर्डर। इस असेसमेंट का मैंने आपको एक नाम बताया है,
इस असेसमेंट का मैंने आपको एक नाम बताया है, एपलेट ऑर्डर। क्या नाम बताया? नहीं, एपलेट ऑर्डर नहीं, अपील इफेक्ट ऑर्डर। एपलेट ऑर्डर तो कोर्ट का ऑर्डर है ना। इसका मैंने आपको एक नाम बताया मुश्किल सा इस असेसमेंट ऑर्डर का, अपील इफेक्ट ऑर्डर। तो जब कोर्ट का फैसला आ जाए, कोर्ट का फैसला आने के बाद, जब कोर्ट का फैसला आ जाए, कोर्ट का फैसला आने के बाद कौन? कमिश्नर किसको? टैक्स पेयर को। क्या भेजेगा? असेसमेंट ऑर्डर। इस असेसमेंट ऑर्डर का नाम है अपील इफेक्ट ऑर्डर। कोर्ट पास एन एपलेट ऑर्डर, कोर्ट ने फैसला सुना दिया, कोर्ट फ्री हो गया, कोर्ट पास एन एपलेट ऑर्डर, कोर्ट का फैसला आ गया। आगे चलें जी। कोर्ट के फैसले 3 आ सकते हैं। पहला फैसला कोर्ट का, वो मुझे पता है कंफर्म, मॉडिफाई, कैंसिल लफ्ज थे, वो भी थे, फैसले ही थे, लेकिन आज मैं कुछ और लफ्ज बोलने लगा। कोर्ट का एक फैसला ये हो सकता है जिसमें टैक्स पेयर को डायरेक्ट रिलीफ दे दिया जाए। डायरेक्ट रिलीफ का क्या मतलब है? इसको रिलीफ दें, इसको पैसे वापस करें, इसको रिलैक्स करें, इसको तंग ना करें, इसको मत छेड़ें, ये नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, रिलीफ दे दें, इसको जाएं। एक कोर्ट का फैसला ऐसा आ सकता है जिसमें टैक्स पेयर को रिलीफ दे दिया जाए। एक कोर्ट का फैसला ऐसे आ सकता है जिसमें कोर्ट फैसला ना सुनाए और कोर्ट कह दे सेट असाइड, कमिश्नर तुमने जो काम किया है सेट असाइड, मैं साइड पे रखता हूं, नया काम करो, तुम ही करो, मैं नहीं फैसला सुना रहा। तो कोर्ट के 2 फैसले आ सकते हैं। नंबर 1, या टैक्स पेयर को छूट दे दे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स माफ कर दे, कोई भी मसला हो, या कोर्ट फैसला सुनाने से इनकार कर दे, सेट असाइड। एक तीसरा सिनेरियो भी हो सकता है, वो ये हो सकता है कि डायरेक्ट रिलीफ की बजाय कोर्ट टैक्स पेयर को ये कहे, बच्चे पीछे केसेस इधर आएंगे, कोर्ट टैक्स पेयर को ये कहे कि यार तुमने टैक्स देना है, और वो ऑब्वियसली टैक्स पेयर ने टैक्स देना नहीं होता, टैक्स तो ऑलरेडी कमिश्नर पैसे दो पैसे दो पैसे दो कहकर ले चुका होता है। वो जो स्टे ऑफ रिकवरी है वो बड़ी मुश्किल से मिलती होती है, वो किताबी बातें हैं कि स्टे ऑफ रिकवरी मिलती है, कमिश्नर आगे पैसे ले जाता है। तो एक वो केसेस है जिसमें टैक्स पेयर ने टैक्स जमा कराना होगा, लेकिन अब टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि टैक्स तो अपील्स के दौरान कमिश्नर वैसे ही आपसे जबरदस्ती क्या कर चुका होता है, ले चुका होता है। 20 और 32 का डिफरेंस 12 लाख पे टैक्स, तो 12 लाख पे टैक्स आप पहले ही दे चुके होते हैं, तो वो टेंशन नहीं कि आप टैक्स जमा करवाने। अब कमिश्नर ने सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर आपके घर क्या भेजने, असेसमेंट ऑर्डर। अब कोर्ट के कितने किस्म के फैसले आ सकते हैं? या कोर्ट टैक्स पेयर को छूट दे देगा, या कोर्ट फैसला नहीं सुनाएगा और कमिश्नर को कहेगा दोबारा काम करो, या ना कोर्ट ने छूट दी टैक्स पेयर को, ना कोर्ट ने जो है वो सेट असाइड किया, बल्कि कोर्ट ने कहा या टैक्स दे ही दो, तो टैक्स पेयर ने कहा वो तो मैंने दिया हुआ है, बस ठीक है चलो खत्म करो, अब तुम्हारे खिलाफ ही मैंने फैसला सुनाया। ये 3 किस्म के फैसले आ सकते हैं। इसके बाद कमिश्नर ने आपके घर भेजना है असेसमेंट ऑर्डर, इसका नाम है अपील इफेक्ट ऑर्डर। कमिश्नर शेल इशू अपील इफेक्ट ऑर्डर। कमिश्नर आपके घर क्या भेजेगा? इसका नाम असेसमेंट ऑर्डर है। कमिश्नर शेल इशू अपील इफेक्ट ऑर्डर विद इन, फॉर्मेलिटी सी तो है बस, अब क्या है, कोर्ट का फैसला आ गया, फॉर्मेलिटी के तौर पे भेजना, विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कोर्ट ऑर्डर इज सर्व। जब कोर्ट का फैसला आया उसके 2 साल में इसके घर ऑर्डर भेजने। ये फिक्रा याद करें बार बार, कमिश्नर शेल इशू अपील इफेक्ट ऑर्डर। ये फिक्रा दोबारा बोलें, कमिश्नर शेल इशू विद इन 2 months। डायरेक्ट रिलीफ आपने जल्दी देना है, डायरेक्ट रिलीफ आपने जल्दी देने, डायरेक्ट रिलीफ आपने जल्दी देने, विद इन 2 months। डन। और आखिरी क्या हुआ? विद इन 2 months ऑफ डेट एपलेट ऑर्डर इज सर्व। 30 जून से गिनना नहीं शुरू करना, जिस दिन कोर्ट का फैसला आया उससे फौरन आगे। नेक्स्ट, कोर्ट ने कमिश्नर के काम को साइड पे फेंक दिया, एपलेट अथॉरिटी है सेट असाइड द असेसमेंट ऑर्डर। एपलेट अथॉरिटी ने असेसमेंट ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, साइड पे फेंक दिया। ऐसी सूरत में कमिश्नर को 1 साल दिया जाएगा काम करने के लिए। कमिश्नर शैल इशू न्यू असेसमेंट ऑर्डर। अब ये लफ्ज़ लिख के आना पेपर में, कमिश्नर शैल इशू अपील इफेक्ट ऑर्डर, कमिश्नर शैल इशू अपील इफेक्ट ऑर्डर, ये लफ्ज़ लिख के आना पेपर में। अब लिख के आने, कमिश्नर शैल इशू विद इन 1 year ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कोर्ट का ऑर्डर इज सर्व्ड। प्रोसीडिंग्स विल कमेंस फ्रॉम नेक्स्ट स्टेज का मतलब बताएं। प्रोसीडिंग्स विल कमेंस फ्रॉम नेक्स्ट स्टेज। अगर काम किसी को कहा जाए दोबारा करो तो क्या बिल्कुल नए सिरे से शुरू कर दो, जो जितना हो चुके हैं उससे आगे? तो प्रोसीडिंग यहां कहां से शुरू होंगी? नेक्स्ट स्टेज से। चलें जी, आखिरी पॉइंट देख लो दोबारा यार, जिन्होंने देखा नहीं यार वो देख लें क्या हुआ है। ये लो, अच्छा ये लो, चलो सारा देख लो दोबारा। इसको इधर से रहने दें, ये पहले काम पर है, इसको किताब से पढ़ लेंगे, छोड़ें इसको। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। किताब में आ जाएं। पहले याद कर लें
एक सिनेरियो, कंट्रोल पी का जब आप बटन दबाते हैं ना, कंट्रोल पी का, तो फिर यहां आपको लिखने की इजाजत मिल जाती है। ठीक है, ये इसके ये मुफ्त में बात हुई है। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बता दें, नहीं डिस्कार्ड कर दो चेंजेस, हमें चेंजेस नहीं पसंद। अब आप मुझे ये बता दें कि जब कभी पेपर में आ जाए कि डायरेक्ट रिलीफ मिला है तो कितने महीने? 2 महीने। इस केस में, सेट असाइड के केस में 1 ईयर, और इस केस में 2 साल। कल ना टिश्यू पेपर साथ लाने हैं सबने, लेकिन ज्यादा नहीं रोएंगे हम, ज्यादा नहीं, ज्यादा बस। ऑनलाइन वालों, आज जो अगला लेक्चर है ना वो आज शाम को ही आपके लिए अपलोड हो जाएगा, फिर आप लोग भी शाम को टिश्यू पेपर लेके बैठिएगा। जो लेक्चर साथ साथ ले रहे हैं उनकी बात हो रही है। अच्छा जी, पेज नंबर 337 जी। टिश्यू पेपर ले आइएगा कल, वरना मैं इधर से दे दूंगा, आप जैसे भी करना हुआ, लेकिन आंसू आप दिखाएंगे तो फिर मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। पेज 337, वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी इशूड आफ्टर कोर्ट ऑर्डर। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी इशूड आफ्टर कोर्ट ऑर्डर। इसको ना पहले ऐसा करें, जहां से पढ़ लें सारा, पेज 338 से, पेज 338 से मैं बॉटम से शुरू कर रहा हूं। दो 2010 का साल है, आपने मोबाइल इस्तेमाल करते हुए 2011 के साल में रिटर्न जमा कराई 6 लाख पे। रिटर्न क्या बन गई? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। पहली दफा उसने आपको काटा, ऑब्वियसली काटने से पहले शो कॉज नोटिस हुआ होगा और ऑडिट हुआ होगा। उसने आपको काटा, हाई कोर्ट में केस पहुंच गया जल्दी काफी, कमिश्नर अपील अपील ट्रिब्यूनल की कहानी बीच में हुई, हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट है सेट असाइड द अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। हाई कोर्ट ने अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, साइड पे रख दिया। उसने कहा ये तुमने सही नहीं किया, दोबारा करके आओ काम। बता दें ये कमिश्नर के पास कितना अर्सा है? फ्रॉम द एंड गिनना शुरू करें। ये 14 का साल चल रहा है, इसका एंड क्या है? 30/14 के एंड से 1 साल के अंदर अंदर। तो अब बोलें, वो जो फिक्रा अभी मैं आपसे बुलवाना चाह रहा हूं, बोलें, वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड बाय एपेलेट अथॉरिटी, द कॉमी विल इशू एन असेसमेंट ऑर्डर which is called as appeal effect order within 1 year from the end of that financial year in which court order is served. दोबारा याद कर लें, where an assessment order, वही लफ्ज बोल देते हैं ना जो वहां लिखा हुआ है, where an assessment order has been set aside by any appellate authority, तो the commissioner में इशू एन असेसमेंट ऑर्डर। अब ये कौन सा असेसमेंट ऑर्डर है? 122 वाला तो इशू हो चुका है, तो ये कौन सा ऑर्डर है? ये 124 वाला है, ये 124 वाला है। और अगर डायरेक्ट रिलीफ मिल जाए, 6 लाख आपकी इनकम है, 9 लाख कर दी गई, हाई कोर्ट ने कहा नहीं 6 लाख है, जल्दी से इसको रिफंड करो। रिफंड मींस डायरेक्ट रिलीफ, छूट दे दी आपको, जल्दी से पैसे वापस करो। अब आपने 2014 की 30 जून पे जंप नहीं मारनी, अब 2 महीने एग्जैक्ट उसी डेट से गिनने हैं। 1 मार्च 14 को क्या हुआ है? हाई कोर्ट डिसाइडेड केस, 2 महीने का पूरे हो गए, मार्च अप्रैल, 1 मई को 2 महीने पूरे हो गए। बाय दिस डेट कॉमी शुड इशू एन, इस असेसमेंट ऑर्डर का नाम है अपील इफेक्ट ऑर्डर, सेक्शन 124। ओके। और आम हालात में जहां पेपर में डायरेक्ट रिलीफ या रिफंड या सेट असाइड का लफ्ज ना आए, तो अगर ये मई का महीना है तो इसका एंड देखा जाएगा, और उसके बाद 2 साल के अंदर आपने रिटर्न जमा कराई, इसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हो गई, आपने कमिश्नर अपील को अपील कर दी, कमिश्नर अपील ने फैसला सुना दिया, आपने अगली अपील एपेलेट ट्रिब्यूनल में कर दी। छोड़ें यह सारी बातें, ये बताएं कि आप लोग ये सोच रहे थे साथ साथ इसने 3 महीने में रिटर्न जमा कराई होगी, इसके 5 साल के अंदर अंदर शुक्र है फर्स्ट अमेंडमेंट हो गई है, इससे पहले शो कॉज नोटिस इशू हुआ होगा और ऑडिट हुआ होगा, 30 दिनों में इसने अपील की होगी। वैसे डायग्राम अजीब है, 30 लग नहीं रहे, ज्यादा लग रहे हैं।
30 दिनों में इसने अपील की होगी, 120 दिनों में उसने फैसला सुनाया होगा। ये सारी बातें आप साथ साथ सोच रहे थे जो मैं सोच रहा था, आप लोग नहीं पढ़े घर में? अच्छा, अब पता चल गया किसने इसने कितने दिनों में अपील की होगी कमिश्नर अपील को? 30 दिनों में। कमिश्नर अपील ने कितने अरसे में फैसला सुना दिया होगा? 120 दिनों में। फिर आपने ATIR में अपील की होगी, वो मैंने यहां लिखा नहीं, आपने फिर 60 दिनों में ATIR में अपील की होगी, और ATIR ने 6 महीने में अपना फैसला सुना दिया होगा। उसमें उसने यही कहा कि जैसे कि आपकी इनकम 9 लाख है तो 9 लाख ही है, अब कोई डायरेक्ट रिलीफ नहीं मिल रहा आपको, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ना कोई सेट असाइड का है उसमें, जो नॉर्मल आम हालात हैं, ये कोर्ट का फैसला आ गया। अब लगेगा सेक्शन 100, बाय दिस डेट कॉमी शुड इशू एन असेसमेंट ऑर्डर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपील इफेक्ट ऑर्डर। अच्छा, अब बैलेंसिंग सिनेरियो कब लगाया करना है ये सुन लें। आपने या डायरेक्ट रिलीफ रिफंड का लफ्ज ढूंढने, ये लफ्ज ना मिला तो सेट असाइड का ढूंढने, ये लफ्ज भी ना मिला तो बस हर केस में कितने साल लेने हैं? 2 साल। आ जाए जी। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी इशूड आफ्टर कोर्ट ऑर्डर, इस तरह डायग्राम बनाएं। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी इशूड आफ्टर कोर्ट ऑर्डर, where an assessment order is to be issued after court order. अब फिक्रे को याद करें। Where an assessment order is to be issued after, the assessment order can be issued, यही वाला बोले, where an assessment order is to be issued after court order, the assessment order can be issued within 2 years from the end of that financial year in which court order is served, जिसमें court order सर्व हुआ है। पढ़ी? Where an assessment order is to be issued after court order, where an assessment order is to be issued after, the Qami shall issue the appeal effect order, इसका नाम assessment order ही है, the Qami shall issue the appeal effect order within 2 years from the end of the financial year in which appellate order is served। यानी अगर 31 मई को सर्व हुआ है तो फिर 2 साल खत्म होंगे 30 जून से गिन के 30 जून 14 को। क्लियर? भैया आपने पिछली भी छुट्टी की थी, अभी भी टेंटिव नहीं बैठे हुए। आगे चलें, कहाँ थे सैटरडे को? यार तो ऐसी ऐसी तबीयत खराब में आए हैं, आपको क्या बताऊं मैं, के सामने ही है, कोई छुट्टी नहीं की तो अब आप लोग अजीब ऐसे छोटी बहुत मसला हो। अच्छा आगे चलें, 124 का 4, वेयर खुशी इज प्रोवाइडेड बाय कोर्ट, द कॉमी शैल इशू अपील इफेक्ट ऑर्डर विद इन ऑफ द डेट एपलेट ऑर्डर इज सर्व, 2 months ऑफ द डेट, अब ईयर एंड से नहीं गिनना शुरू करना, ऑफ द डेट एपलेट ऑर्डर इज सर्व। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड, आज बस हमने इतना ही पढ़ना है, बस फिर पास पेपर ही करेंगे कुछ। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड, जहां कोई असेसमेंट ऑर्डर सेट असाइड हो जाए, क्या मतलब? वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड, वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड बाय एपलेट अथॉरिटी, द न्यू असेसमेंट, ये फिर ओल्ड बन गई और ये बन गई न्यू। अब फिक्रा पढ़े जरा अंग्रेजी का, वो ओल्ड बन गई न्यू बन गई, फिक्रा पढ़े जरा। वेयर एन ओल्ड असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन बाय एपलेट अथॉरिटी, आगे द न्यू असेसमेंट ऑर्डर शेल बी, आगे वही है, विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच द अमेंडेड ऑर्डर, नहीं, in which appellate order, court order is served। तो ऑर्डर तो कोर्ट का है ना, ऑर्डर तो कोर्ट का है ना, इन विच कोर्ट ऑर्डर इज सर्व्ड। ओके, एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर सेट असाइड कर दिया है और टेक्स्ट पर चाह रहे हैं कि केस क्लोज ना हो और नए सिरे से काम ना हो, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए।
टैक्स पेयर ने कहा तुमने सेट असाइड किया हाई कोर्ट, मैं सेट असाइड के लफ्ज पे ही एतराज कर रहा हूं कि तुम होते कौन हो सेट असाइड करने वाले, दोबारा आएगा 1 साल मुझे दोबारा तंग करेगा, बस नहीं खत्म। मैं इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं कि तुम्हें सेट असाइड करने का हक कहां से है। फिर ऐसी सूरत में ऑब्वियसली कमिश्नर ने 1 साल में नया काम नहीं करना, अब बस सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि क्या करना है। लिखें जी, उर्दू में लिखना पड़ेगा, द टाइम लिमिट वाली सारी बात, द टाइम लिमिट वाली सारी बात उर्दू में लिखनी पड़ेगी। अगर टैक्स पेयर हाई कोर्ट के सेट असाइड के फैसले से मुतमईन ना हो, अगर टैक्स पेयर हाई कोर्ट के सेट असाइड के फैसले से मुतमईन ना हो, तो टैक्स पेयर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दे, तो टैक्स पेयर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दे। अब कमिश्नर 1 साल में कुछ ना करे, इसी तरह लिखिएगा, अब कमिश्नर 1 साल में कुछ ना करे, इसको लफ्ज़ों को थोड़ा कामते कामते लिख लिया करें, कुछ थोड़ा फील हो रहा है। अब कमिश्नर 1 साल में कुछ ना करे, अब कोर्ट ही करेगा, अब कोर्ट ही करेगा, फैसला सुनाएगा ना अपना। अच्छा भाई, यहाँ पे एक बात, एक जनरल रूल आपको बता दूं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम दीन पे चलने को दिल चाह रहे हैं तो कुरान और हदीस को जो है वो हम फिर घर में खुद बैठ के पढ़े हैं। पर खुद बैठ के आप पढ़ते रहेंगे ना तो वो आपका लेवल नहीं होगा जो कि किसी उस्ताद से सीख के होगा, क्योंकि जो टीचर जिस तरह चीज़ को कन्वे करता है, उतार चढ़ाव बात का और सारा समझा सकता है ना, वो पूरी ज़िंदगी भी आप खुद लगे रहेंगे ना तो उस दर्जे को नहीं पहुंच सकते। इसलिए कभी भी अपने आप को ये ना समझिएगा कि मुझे किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, मरते दम तक आप जो है वो उस्ताद के मोहताज हैं दीन के मामले में भी। बल्कि ये तो खुद हुक्म आ रहा है कि जो अहले ज़िक्र हैं, कुरान में कहा जा रहा है अहले ज़िक्र है उनसे पूछो, यानी जिनको पता है उनसे पूछो, बजाय कि खुद अकल लगाते रहो इस चीज़ का ये मतलब है, इस चीज़ का ये मतलब है। तो आज उम्मत का बहुत बड़ा फ़िरका दीन पे जो चलना चाहता है वो फिर खुद ही चीज़ों को पढ़ के जो है वो समझने की कोशिश करता है बेचारा। अच्छा हाँ, आप बताओ जी क्या कर रहे थे, क्या पूछना चाह रहे थे आप? मुस्तनद उस्ताद अगर आपको चाहिए तो आप बता दें, मैं आपको ढूंढ के दे दूँगा। हाँ हाँ, ये भी मसला है उस्ताद कौन हो। हाँ बोलो। नहीं, उसको आप बस इस सेक्शन वाला कह दो, वो कोई मसला नहीं, अपील इफेक्ट ऑर्डर ही कह दो। पॉइंट 3 जी, अब मोहतरम, हाँ पहले ये पढ़ तो लें अंग्रेजी। द लिमिट विल नॉट अप्लाई, लिमिट अप्लाई नहीं होगी। कौन सी वाली लिमिट अप्लाई नहीं होगी? साल वाली। इफ टैक्स पेयर हैज फाइल्ड एन अपील, अगर टैक्स पेयर ने एक अपील फाइल कर दी है, कौन सी अपील फाइल कर दी है? अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एपलेट अथॉरिटी, तो फिर कमिश्नर रिलैक्स करे, बल्कि ऐसा करे ना, विल नॉट अप्लाई के आगे लिख लें कमिश्नर यू रिलैक्स। विल नॉट अप्लाई का मतलब कमिश्नर अब तू रिलैक्स कर, तेरे लिए 1 साल की लिमिट नहीं है, अब कोर्ट ही फैसला करेगा। तो कमिश्नर यू रिलैक्स, विल नॉट अप्लाई के ऊपर लिख लें। ओके नेक्स्ट, आगे चलें जी। पॉइंट नंबर 3। अच्छा जी, अगर सेट असाइड करने को कहा जाए तो क्या ऐसी सूरत में केस को नए सिरे से चलाया जाएगा या जितना हो गया है उससे आगे प्रोसीडिंग की जाएंगी? वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड, जहां एक असेसमेंट ऑर्डर को क्या कर दिया जाए? सेट असाइड। द प्रोसीडिंग में कमेंस फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज। ऑब्वियसली जो काम पहले हो चुका है उसको करने की जरूरत नहीं है, यह जरूरी नहीं है। जो नोटिस ऑलरेडी इशू हो चुके हैं उनको री इशू नहीं करेगा कमिश्नर। जैसे आपको कहा जाए टेस्ट दो, तो अब इसका यह मतलब नहीं कि जो आपने टेस्ट जो है वो दिए हुए थे वो भी दोबारा देने लग जाए, जो रह गए हैं वो दे दें। इट विल नॉट बी नेसेसरी टू रीफर्निश एनी रिटर्न विच वॉज, ना कमिश्नर वो नोटिस कोई ऐसा भेजे जो पहले भेज चुका है, और ना कोई ऐसी रिटर्न उससे मांगे जो वो ऑलरेडी जमा करवा चुके हैं। डन। चलें, ये आखिरी बात है, इसको उर्दू में पढ़ते हैं, 7.3 भी जरा रिवाइज हो जाएगा, पेज 340 जी। उसी साल का। कमिश्नर के लिए यह जरूरी नहीं है कि कोई नोटिस इशू करके डाटा मांगे जो नोटिस पहले कभी इशू कर दिया हो। यह भी जो पढ़ाया है
या कोई रिटर्न भी दोबारा नहीं मांगेगा जो पहले से मांग ली हो। आगे ये आखिरी कॉन्सेप्ट है हमारा आज का, आसान सा कॉन्सेप्ट है। ओके कर रहे हैं, अब हो गया मसला हल। ओके शुक्रिया। अगर कोर्ट के फैसले में, अच्छा दो बंदे घर में रहते थे, बाप बेटा, अब उस घर में कोई ना कोई इनकम जनरेट हुई। अब बहस ये शुरू होगी कि ये बाप की है या बेटे की है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये बाप की नहीं है। कोर्ट के फैसले की रोशनी में कमिश्नर अपने दफ्तर आके दो अपील इफेक्ट ऑर्डर भेजेगा। एक बाप को भेजेगा जिसमें लिखा होगा कि वाजे कोर्ट के, ना करें ना बार बार, एक बाप को भेजेगा जिसमें लिखा होगा वाजे कोर्ट के फैसले में ये पता चला ये इनकम आपकी नहीं है, आपको मुबारक हो। दूसरा ऑर्डर किसको भेजेगा? उस घर में जो बाकी बंदा बच गया, वो बेटा बच गया। दूसरा ऑर्डर बेटे को भेजेगा कि कोर्ट के फैसले में वाजे तो नहीं लिखा हुआ था ये इनकम आपकी है, लेकिन उससे इंप्लाइड निकल रहा है कि ये इनकम आपकी है। अब गाड़ी में बैठे ही दो बंदे हैं और गंडेरियां जो है वो पकड़ी हुई नजर आई, तो बाद में पता चला कि ड्राइवर ने तो ऐसा की नहीं, ड्राइविंग करते तो ऑब्वियसली फिर कुमरी से बंदा लेके आएंगे, अमेरिका से बंदा लेके आएंगे, शायद इसने आगे जहां गंडेरियां खाई हो, फिर दूसरा बंदा ही होगा ना। तो कुछ बातें इंप्लाइड भी होती हैं। बड़े जी, अगर कोर्ट के फैसले में यह कह दिया जाए यह इनकम अंजुम की नहीं है, यह इनकम बाप की नहीं है, तो कमिश्नर दो असेसमेंट ऑर्डर इशू, इस तरतीब से पढ़ना है, तो कमिश्नर दो असेसमेंट ऑर्डर इशू करेगा। कौन से? यह इनकम बाप की ना है, यानी यह इनकम बेटे की हां है। यह इनकम किसकी है? अकरम। आपको पता है ना अकरम वल्द अंजुम है, तो मैंने बता दिया था शुरू में ही, अकरम वल्द अंजुम, यानी अकरम इसका क्या है? बेटा है। अब अकरम यह एतराज नहीं करेगा कि मुझे क्यों निकाला, क्या मतलब? उससे तो नहीं निकाला जा रहा। अब हर चीज को हर जगह बिला वजह फिट कर रहे होते हैं। अब अकरम यह एतराज नहीं कर सकता कि मुझे क्यों असेसमेंट ऑर्डर इशू किया। अब बेटा यह एतराज नहीं कर सका कि मुझे क्यों असेसमेंट ऑर्डर इशू किया, क्योंकि ना भाई चुप ना, क्योंकि कोर्ट के फैसले में सिर्फ नाम अंजुम का आ रहा था, कोर्ट का फैसला अधूरा था, लेकिन कुछ चीजें इंप्लाइड भी होती हैं। अब अकरम यह एतराज नहीं कर सकता कि मुझे क्यों असेसमेंट ऑर्डर इशू किया, क्योंकि अकरम का ऑर्डर अंजुम के केस के फैसले के ताबे इशू हुआ है। अब हो सकता है नवाज शरीफ ये साबित कर दे कि ये फ्लैट मेरे बेटे के नहीं है, तो फिर बाप के हैं। अगर वो कहते बाप के भी नहीं है तो फिर निकलो इधर से, निकलना भी नहीं। तो ऑब्वियसली अगर एक चीज एक बंदे की नहीं है तो किसकी है? दूसरे की है। कोई जिन चुड़ैल तो नहीं जो उनके फ्लैट है उसमें रह रहे हैं वो किराया देके। क्लियर? ओके, पढ़ें जी आखिरी बात, पॉइंट 5। इफ ड्यू टू एपलेट ऑर्डर, एपलेट ऑर्डर किसका ऑर्डर होता है? मेरे ख्याल से पिछले 4-5 सफों पे 3 जगह मैंने आपको एपलेट ऑर्डर का लफ्ज़ लिखवाया हुआ है, जहां कंफर्म मॉडिफाई के साथ हम लिखते थे एपलेट ऑर्डर, जब मैं कहता था एपलेट की स्पेलिंग। तो इफ ड्यू टू एपलेट ऑर्डर एनी इनकम इज रीक्लासिफाइड, एनी इनकम इज, पहली लाइन नहीं पढ़नी, फ्रॉम इनकम ऑफ वन टैक्स पेयर टू इनकम ऑफ अदर टैक्स पेयर। वन टैक्स पेयर कौन है? अंजुम। एंड अदर टैक्स पेयर कौन है? अकरम। तंग करूं आपको? ये अंजुम जो है अबू अकरम है। अच्छा चलें छोड़ें। द असेसमेंट ऑर्डर इशूड फॉर अदर ईयर नहीं, द असेसमेंट ऑर्डर इशूड फॉर अदर टैक्स पेयर इज assumed to have been issued as a result of order of court। ये assume किया जाएगा कोर्ट के फैसले की रोशनी में ही अगले को ऑर्डर इशू किया गया। और अगला अगर बार बार एतराज करे, नहीं 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 मुझे तो नहीं, तो तुझे तेरी ऐसी की तैसी, तुझे नहीं, तो बाप की इनकम नहीं है तो फिर किसकी है? बेटे की। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि एक ही इनकम को एक बंदे की 1 साल की इनकम से निकाल के उसी बंदे की दूसरे साल की इनकम में डाल दिया जाए, जैसे आप जेब से निकाल के एक चीज जेब में डाल लेते हैं। ऐसा हो सकता है, डिपेंड करता है ना साहब बंदा कौन बैठा। मैं सफर की बात कर रहा हूं, आप क्लास में अच्छे बच्चे हैं सारे। अच्छा तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक बंदे की एक इनकम को 1 साल से निकाल के दूसरे साल में डाल दिया जाए? अब कोर्ट का फैसला आया कि वसीम अकरम ये तेरी इनकम 2015 की तो नहीं है लेकिन है तेरी। अब कमिश्नर ने आके 2 ऑर्डर बनाए, वसीम ये इनकम आपकी 2015 की नहीं है, बस साबित हुआ ये इनकम आपकी 2016 की है। अब वसीम अकरम ये नहीं कह सकता कि 2016 में मुझे क्यों छेड़ा है। द रीजन इज, ये बातें इंप्लाइड भी तो होती हैं कुछ।
इफ ड्यू टू कोर्ट का ऑर्डर एनी इनकम इज, कैसे, अब ये वाली क्लासिफिकेशन कहां से कहां होने लगी है? फ्रॉम टैक्सेबल इनकम ऑफ आ टैक्स पेयर अब एक ही है, फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर, यानी तुम्हारी ये इनकम इस साल की नहीं है बल्कि इस साल की है. द असेसमेंट ऑर्डर इशूड फॉर अदर ईयर shall be assumed as having issued as a result of order of court. तो समझा जाएगा कोर्ट के फैसले की रोशनी में ही इशू हुआ, और इसलिए इसकी उर्दू भी लिखती है, आप पढ़ लीजिएगा भाईजान. जहां ये सेक्शन लग जाए ना 124 अपील इफेक्ट ऑर्डर वाला, तो जनरल टाइम लिमिट्स नहीं लगती, वो जो 122 के 2 में लिखी हुई है वो नहीं लगेंगी. वो किस लिए जनरल टाइम लिमिट्स? वो तो शुरू होती हैं एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर के 5 साल के अंदर, ये वाली शुरू होती है कोर्ट के ऑर्डर के बाद. किस सेक्शन की टाइम लिमिट्स नहीं लगेंगी? फिर क्या लगेगा? कहते हैं सुबह के 4 डाल रहे हो, ये लगेगा. फिर कहते हैं टाइम लिमिट्स मेरे से ले लो. हमने कहा वो वाली, कहते हैं वो तो किसी और सेक्शन की है. तो जनरल टाइम लिमिट्स यहां ना लगाना. आप ये नहीं कह सकते कि तुमने मुझे असेसमेंट ऑर्डर भेज दिया, 5 साल पुरानी बात है, ये क्या बात हुई, चल ये नहीं. तो इस सेक्शन में जनरल टाइम, ये 2-3 जगह हम पढ़ चुके हैं. जब कोई स्पेसिफिक बात आ जाए तो जनरल टाइम लिमिट्स विल नॉट अप्लाई. और वैसे भी कोर्ट्स के फैसले तो 10 साल बाद आते हैं पाकिस्तान में. उसके बाद आप फॉर्मेलिटी पूरी 2 साल बाद करें, 12 साल बाद भी आप ये सेक्शन लगा सकते हैं, कोई मसला ही नहीं. ओके, अब चीज़ों को क्लोज करें. आप आए चैप्टर के दूसरे सफ़े पे. चैप्टर के दूसरे सफ़े पे पॉइंट नंबर सी, पेज नंबर 314. अगर आप अपनी रिवाइज रिटर्न में टैक्सेबल इनकम ज्यादा करके लाना चाहते हैं एज कंपेयर टू डिटरमिन्ड इन प्रीवियस ऑर्डर बाय टैक्स अथॉरिटी और एपलेट अथॉरिटी, तो आपको इजाजत है, कोई मसला नहीं. व्हाट डज इट मीन? अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होने के बाद नॉन रेजिडेंटशिप ओनर को जमीर जागे और वो ये कहे कि यार आपने जो मेरे हवाई जहाज में सीटें गिनी थी ना वो 20 थी, आपने मुझे 20 का असेसमेंट ऑर्डर भेजा, लेकिन सॉरी मैंने बीच में फोल्डिंग भी खोली थी उस दिन, तो मेरे दिल में ख्याल आया आपको टैक्स जमा करा दूं. टैक्स वाले कहते हैं वेलकम आउट. बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर के बाद भी आपने रिटर्न रिवाइज करनी हो, रास्ता खुला है. अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर, कमिश्नर ने कहा आपकी इनकम 20 नहीं 32 है, आपने कोई अपील नहीं की, आपने मान लिया, आपने कहा मेरी इनकम 32 है, उस पर टैक्स जमा करा दिया. घर आके ख्याल आया नहीं मेरी इनकम 32 नहीं, मेरी तो 70 थी. कोई नहीं, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के बाद आप जाएं, अमेंडेड असेसमेंट के बाद जाके रिटर्न रिवाइज करने, रिटर्न रिवाइज करने का रास्ता हमेशा खुला है, लेकिन इनकम बढ़ा के लाना है. आपकी एग्रीड असेसमेंट हुई इन सर्टन केसेस, बुलबुल से मसला हल करवाया, बाद में आपको ख्याल आया कि बुलबुल ने कहा ना 20 ना 32 30, लेकिन आपको ख्याल आया 30 नहीं, असल में तो मेरी इनकम 72 है. आप जाएं जाके रिटर्न रिवाइज करें, कोई मसला ही नहीं, जितनी मर्जी करें. अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कमिश्नर अपील ने फैसला सुना दिया कि आपकी इनकम 20 नहीं 32 है, आपके दिल में आया नहीं मेरी इनकम तो 80 है, तो आप कमिश्नर अपील के फैसले के बाद किसी दिन जाएं जाके रिटर्न रिवाइज करें, एफबीआर के दरवाजे खुले हैं आपके लिए. ऐसा भी तो हो सकता है कि एपलेट ट्रिब्यूनल फैसला सुना दे, एपलेट ट्रिब्यूनल फैसला सुना दे, उसके बाद जाके आप अपनी रिटर्न रिवाइज करने का रास्ता हमेशा खुला है. ऐसा भी तो हो सकता है कि हाई कोर्ट अपना फैसला सुना दे और उसके बाद आपका दिल चाहे नहीं यार हाई कोर्ट ने मेरा कम टैक्स बनाया, मेरा तो बहुत ज्यादा बनता है, आप जाएं जाके रिटर्न रिवाइज करें, कोई मसला ही नहीं. तो आप टैक्स अथॉरिटीज के फैसलों के बाद भी जा सकते हैं और आप एपलेट अथॉरिटी के फैसलों के बाद भी जा सकते हैं. कहां क्या करने? रिटर्न रिवाइज करने. तो एपलेट अथॉरिटीज के फैसले ये हैं और टैक्स अथॉरिटीज के फैसले ये हैं. तो इनके बाद अगर आप जाना चाहें रिटर्न रिवाइज करने, कोई मसला नहीं. जी आयानू वेलकम. ओके, अगले सफे पे आए, उससे अगले पे पेज 316. पेज 316 पहले मैं जो स्काई ब्लू में कर रहा हूं उसको पढ़िएगा, फिर बाद में ये ब्रैकेटें मैंने आपको लगवा दी हुई हैं, ये तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है वो जरा ये ब्रैकेटें आपको लगवा दी हुई हैं. बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट, अगर आप रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं ना अपनी, बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट, नोटिस ऑफ ऑडिट आने से पहले, आज हमने पहली दफा पढ़ा ऑडिट के लिए भी नोटिस का लफ्ज यूज होता है. अगर आप अपनी रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं नोटिस ऑफ ऑडिट आने से पहले, तो आप कोई पेनल्टी जमा ना कराएं, इसे वॉलंटरी रिवीजन कहते हैं, आप जब मर्जी आकर रिटर्न रिवाइज करें. अगर आप रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं ड्यूरिंग ऑडिट बट बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस, ड्यूरिंग ऑडिट बट बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस, तो आपने 25% पेनल्टी जमा करवानी है. अगर आप अपनी रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं आफ्टर
याद कर लें ये डब्बे डुब्बे। बड़ा मजे का पेपर आता है यार, सब कुछ पढ़ी हुई चीजें जहन में आ रही होती हैं। कल लास्ट क्लास तो नहीं, कल तो सेकंड लास्ट क्लास होगी ना। लास्ट क्लास का फिर कल मशवरा करेंगे आपसे। सुबह आना पसंद करेंगे आप लास्ट क्लास के लिए, दोपहर को आना पसंद करेंगे या शाम को आना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, नॉर्मल समझ लो, नॉर्मल समझ लो, जैसे भी है। शुरू करें जी? आवाज आ रही है? गुड, आ रही है, वो कह रहे हैं आ रही है। परसों मुझे टाइम मिला तो मैं इस कमरे में इस टाइम आऊंगा, लेकिन आप लोग नहीं होंगे। क्या रोना क्यों नहीं कर दिया यार, हाथ धो गई। आप साथ वालों को कान में कह देना 11 नाल बहारा, सारी बहारें तेरे से ही हैं, लेकिन 1.5 महीने बाद अब तेरे से मिलूंगा मैं इंशाल्लाह, पेपरों के बाद। 20 मार्च को तो क्लासें शुरू हो रही हैं, तो 1 महीने 20 दिन बाद तो वैसे ही मिलना है। तो 20 मार्च से अगले सेशन 20 मार्च से ज़्यादा छुट्टियां मैं मानता हूँ, 3-4 छुट्टियां बहुत ज़्यादा होती हैं, और बंदा उसमें वो जो पढ़ाई की एक रनिंग आई होती है ना, रनिंग में वो रनिंग छूट जाती है। तो ये आई एग्री, इसमें बात करता हूँ, अगर प्रिंसिपल साहब मान जाए थोड़ा सा हम 17-18 को ले आए। अच्छा जी, कुछ नहीं भाई, ऑनलाइन वालों 17-18 की कोई बात नहीं हो रही थी, ये एक और बात चल पड़ी थी। अच्छा, अब आप हजरात मुझे ये बता दें कि हाँ, मैं ये बात कर रहा था, अगर आपने नोटिस ऑफ ऑडिट से पहले रिटर्न रिवाइज करने को दिल चाह रहे तो कितनी पेनल्टी? नो। अगर आपका दिल चाह रहा है शो कॉज नोटिस से पहले रिटर्न रिवाइज करने को तो कितनी पेनल्टी? अगर आपका दिल चाह रहा है रिटर्न रिवाइज करने का शो कॉज नोटिस के बाद तो कितनी पेनल्टी? 50% पेनल्टी। अच्छा, अब एक ना बात सुनिएगा, ये जो अंग्रेजी है ना बहुत खतरनाक है, ब्रैकेट के अलावा वाली बहुत आसान है। ऑडिट शुरू होने से पहले, ऑडिट के दौरान, और शो कॉज नोटिस से पहले, शो कॉज नोटिस के बाद। जब इस अंग्रेजी को वैसे ही कभी घर में मौज में आके पढ़ते हैं ना, तो आप समझते हैं काटा जा चुका है। ये दोनों लाइनें पढ़ के ना आप समझते हैं काटा जा चुका है। भाईजान बिल्कुल नहीं काटा गया। ये आप मेरी 3 रेड लाइनें देखें, ये जो मैंने आपके सामने 3 ऑप्शंस रखी हैं, ये ऑप्शन सारी काटने से पहले हैं। उस बेचारे ने, लॉ बनाने वाले ने गलती से सिर्फ ये बता दिया कि बार्किंग इज फॉर बाइटिंग। बच्चे समझते हैं बाइट हो गया, वो कह रहे हैं बार्किंग होती है फॉर बाइटिंग। फिर दोबारा शो कॉज नोटिस भेज दिया है, हमने कहा भेज दिया, कहते हैं हाँ, कहते हैं मैंने इसलिए भेजा कि काटने, अभी काटा नहीं है। तो कटवाने से पहले अगर आप इस मौके पे भी चले जाएं तो आप पेनल्टी अवॉइड कर सकते हैं। और कितनी पेनल्टी से देनी पड़ेगी? 50%। अच्छा, आगे चलें, आगे पेज नंबर 317, पेज नंबर 317, ये जी पढ़ लें। अब है वेल्थ स्टेटमेंट कब रिवाइज करनी है। ये क्या था? रिटर्न। ये क्या था? रिटर्न। अब क्या है? वेल्थ स्टेटमेंट कब रिवाइज करनी है। वेल्थ स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन, वेल्थ स्टेटमेंट कैन बी रिवाइज्ड विद इन 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। वेल्थ स्टेटमेंट पता है आपने कब रिवाइज करनी होती है? सारे जरा देखिएगा, बहुत गंदा बच्चा निकला है, यहां से शुरू करवा रहा है, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से शुरू नहीं करवा रहा। वेल्थ स्टेटमेंट आपने कब रिवाइज करनी होती है? यहां से 5 साल के अंदर अंदर। डन? फिक्रा पढ़ें, दोबारा फोकस करें। वेल्थ स्टेटमेंट कैन बी रिवाइज्ड विद इन 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। 30 सितंबर से 5 साल के अंदर। अगली बात, रिवीजन कैन बी मेड बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस फॉर अमेंडमेंट इन असेसमेंट। रिवीजन कैन बी, यार ये क्या हो रहा है, जा क्यों रहे हैं? रिवीजन कैन बी मेड बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस, लिखें इसको। रिवीजन कैन बी मेड बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस फॉर अमेंडमेंट इन असेसमेंट। अब मुझे बताएं, हाँ ये वॉलंटरी रिवीजन जो वेल्थ स्टेटमेंट जमा करा रहे हैं, ये रिटर्न रिवाइज नहीं हो रही, वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज हो रही है। यार ये अब 2 लिमिट्स हैं, ये कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? पहले वाला कि 5 साल के अंदर अंदर रिवाइज कर सकते हैं वेल्थ स्टेटमेंट। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कभी भी वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज कर दो बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस, इससे पहले पहले। इसको कहते हैं लॉ में लूप होल, यानी लॉ के अंदर मसला है। एक जगह लॉ कह रहा है इससे 5 साल के अंदर करो वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज जब मर्जी,
एक जगह लॉ कह रहा है कि इससे पहले पहले, शो कॉज नोटिस आने से पहले पहले, यानी ऑडिट शुरू हो गया, ऑडिट के दौरान जाके आपको यार ऑडिट टीम आप जाएं, मैं अपनी वेस्ट स्टेटमेंट खुद ही रिवाइज करके ला रहा हूं। अब ये दो गलती है लॉ में, एक जगह कुछ और कह रहा है, एक जगह कुछ और कह रहा है। अब उसका जवाब ये होता है कि जब लॉ में कोई मसला हो तो लोग कहते हैं लॉ में वो काम करें जिससे टैक्स पेयर को फायदा हो, इसलिए आप लोग लाइन लगा के लिख लें इन दोनों में से लेटर, इन दोनों में से लेटर। टैक्स पेयर को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें ताकि वो जरा रिलैक्स होकर जब मर्जी वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज करे, क्योंकि लॉ खामोश है। हो सकता है कल कला को, जैसे अगले साल एफबीआर लॉ चेंज करता होता है, तो कल कला को एफबीआर लॉ चेंज कर दे, फिर जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे लोग, फिर कहेंगे आप समझ आ रही है बात की। हर साल चेंज होता है, 8-10% चेंजेस आ जाती हैं। ओके, एक और चीज पड़ी थी, सेक्शन 117 का पॉइंट 4 पढ़े, समझ आ रहा है आज? सेक्शन 117 का पॉइंट 4, वैसे तो मैंने लिखवाया था इसके साथ कुछ, समझ आ रहा है आप सेक्शन? ये अगर एक बंदे का बिजनेस क्या हो गया है, डिसकंटिन्यू, और वो उसने जाके क्या जमा करवाई, कुछ सफे ढूंढने नहीं पड़ते, एक दफा पहले इधर देख लिया करें। अच्छा, अगर एक बंदे का क्या खत्म हो गया बिजनेस, तो बिजनेस खत्म होने पर उसने क्या करना है, रिटर्न जमा करवानी है। इस रिटर्न को भी क्या समझा जाएगा, वो तो हर रिटर्न को ही समझा जाता है, तो कोई ऐसी बात इसने हमें नहीं बताई। डन? चलें जी, 2 सवाल हैं पास पेपर के, फिर मैं अपनी अगली क्लास में, आप अपने घर। नहीं, आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कल भी होगी। तो मूड बन गया शाम को 7-8 बजे, कल तो आपको बता दूंगा, लेकिन 7 बजे पता चले तो मुझे 8 बजे तक आप पहुंच जाएंगे तो। अच्छा, लेट का भी क्लास रखो शाम को 6-7 बजे, बच्चे कहते हैं पता नहीं, और कोई शादी हो कजन की, पहुंचे होते हैं 8 बजे, 10 बजे मैरिज हॉल बंद हो रहे, 11 बजे घर पहुंच रहे हैं। ये सेल्फ इंटरेस्ट जो है ना आपका, बड़ा जहां आपका इंटरेस्ट होता है, माहौल कौन सा होता है। हकीम लुकमान ने अपने बेटे को कहा था वफात के, बेटा शादियों पे कम जाया करो, जनाजों पे ज़्यादा जाया करो। शादियों से तो दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा पैदा होती है। बस ठीक है, आप ज़रूर जाएँ, कोई इनविटेशन दे, उसकी दावत कबूल करना भी सुन्नत है, लेकिन कोई ज़्यादा ये ना हो कि बस ये वो आ जाएँ बस जाके। अच्छा जी, क्वेश्चन 41 तो बाद में करते हैं, पहले एक और सवाल था, वो दूसरी क्लास को करवाया था, वो आपका रह ना जाए। क्वेश्चन 25, इस पर लाइन नहीं लगाई हुई। क्वेश्चन 25, शादियों पे जाते हुए अक्सर ऑब्जर्व किया करें, कोई आखिरत की याद नहीं आ रही होती। मारूफ फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर 2015। मारूफ ने अपनी रिटर्न जमा करवाई है 2015 की, ऑन 30 सितंबर 15। बिल्कुल मारूफ, क्योंकि तुम मिस्टर हो तो तुमने 30 सितंबर तक ही जमा करवानी थी, और अगर तुम मिस होते मारूफा तो आप भी यही करवानी थी, अगर कंपनी होते फिर और बात है। 15 अगस्त 16 को ही रिसीव्ड अ शो कॉज नोटिस फ्रॉम कमिश्नर। 15 अगस्त 16 को उसे एक शो कॉज नोटिस आ गया। क्या पेज है ये, पेज 325, इसको भी गले लगा के सोइएगा। उसके क्या आ गया, शो कॉज नोटिस। ही रिसीव्ड अ शो कॉज नोटिस फ्रॉम कमिश्नर, बिल्कुल बार्किंग हुई है, फॉर बाइटिंग, अभी बाइट हुई नहीं, बार्किंग हुई है, फॉर बाइटिंग, इशूड ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस, यानी वो सेल्फ असेसमेंट वाले को बदलना चाह रहे हैं। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट इशूड ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस, अमेंडमेंट करना चाह रहे ऑफ असेसमेंट इशूड ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। सेल्फ असेसमेंट बेसिस कौन सी होती है, सेल्फ असेसमेंट, अज्यूम्ड असेसमेंट, उसको अमेंड करना चाह रहा है। रिक्वायर्ड वो सर्कमस्टांसेस बताएं जिसमें असेसमेंट ऑर्डर जो एज्यूम हो गया था कि इशू हो गया सेल्फ असेसमेंट बेस पे, मे बी अमेंडेड। अमेंडेड का मतलब है 122 और सर्कमस्टांसेस का मतलब है 122 का 5 और 5 है। पहले कमरा पकड़ा करें, फिर कमरे में, सर घर पकड़ा करें, फिर घर में कमरा। तो अमेंडमेंट से क्या पता चला कौन सा सेक्शन पूछना चाह रहे हैं, टाइम लिमिट्स पूछना चाह रहे हैं या सर्कमस्टांसेस पूछना चाह रहे हैं। द सर्कमस्टांसेस अंडर विच असेसमेंट ऑर्डर ट्रीटेड एज issued on self assessment basis may be amended by commissioner. पॉइंट बी पढ़े, बाढ़ क्या होता है, रुक जाना, ये मेरी नजर में ना वर्स 3 सवाल है, अल्लाह का शुक्र है उसके बाद तकरीबन 7-8 साल होने वाले हैं, कोई ऐसा सवाल नहीं आया, तो आसान करके उसे पूछना चाहिए था। कमिश्नर ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड कब नहीं कर सकता, 5 साल बाद, यानी अगर 5 साल के अंदर कर सकता है तो फिर 5 साल बाद, बस ये था जवाब। एक और जवाब भी था इसका। कमिश्नर, ये हमने पढ़ा था 122 के 9 में, कमिश्नर असेसमेंट ऑर्डर इशू नहीं कर सकता जब तक के शो कॉज नोटिस ना भेजे, ये भी शर्त है। डायरेक्ट असेसमेंट ऑर्डर नहीं आ सकता आपके घर जब तक शो कॉज नोटिस ना भेजे। अब ये दोनों बातें मैं आपको पढ़ाता हूं कहां कहां लिखी हुई हैं। तो बड़ा अजीब सा सवाल था, कमिश्नर
अमेंड करना चाह रहे, याद रखिएगा अमेंड का मतलब 122 में पहुंच जाना था पहले आपने, 122 में तो सारे बच्चों को पहुंचना चाहिए था। अमेंड करना चाहते हैं ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर, लेकिन कमिश्नर रुक जाएगा क्योंकि लॉ ने मना किया हुआ है। लॉ ने कब कब मना किया हुआ है काटने से? लॉ कहते हैं आप भोंग के काटो, भोंग के बगैर नहीं काट सकते, एक ये बात है। और दूसरा, अगर काटना चाहते हो और 5 साल बाद काटना चाहते हो तो भी इजाजत नहीं है। तो इसका जवाब है 122 का 2 और 122 का 9। 122 का 2 तो हो गया ना 5 साल वाली बात। 122 का 9 जरा पढ़े पहली लाइन, 122 का 9 पढ़े, क्या पहली लाइन पढ़े 122 के 9 में? हाँ जी, इफ सॉरी 122 के 9 की पहली लाइन पढ़ें जो लिखा हुआ है बस। एन असेसमेंट बोले कैन ओनली बी अमेंडेड, यानी कि ये हो एन असेसमेंट कैन ओनली बी अमेंडेड। आगे क्या लिखा हुआ है? अगर शो कॉज नोटिस आ जाए, अपॉर्चुनिटी का मैंने मतलब लिखवा दिया था, अगर शो कॉज नोटिस आ जाए, और अगर ना आए तो फिर आप रुक जाएंगे, फिर आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, एक्सलेंट। क्वेश्चन 41, रियासत लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये 41 है, इसके बाद लेटेस्ट टाइम का सवाल था 42, वो तो मैंने आपको दिखा दिया, किताब में नहीं डाला हुआ। रियासत लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड विद इफेक्ट फ्रॉम यकम जुलाई 22 आरएल इज कंसीडरिंग टू चेंज इट्स टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। ये सोच रही है यकम जुलाई 22 के बाद ना, अब जब भी कभी साल एंड हुआ ना, मैं 31 दिसंबर को किया करूंगा। मुझे बताएं इससे पिछला कौन सा साल होगा इसका? वैसे ही पूछ रहा हूं, इससे यकम जुलाई 22 पे खड़े होकर तो मुझे ख्याल आया ना, इससे पिछला कौन सा साल होगा? इससे पिछला कब शुरू हुआ होगा? बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। और पिछला मैं पूछ रहा हूं, पिछला यकम जुलाई 21, और खत्म कब हुआ होगा? और ये कौन सा ईयर होगा? नॉर्मल टैक्स ईयर। 30 जून 22 के बाद जब अगले दिन सुबह उठा तो बेगम को कहते हैं बेगम अब 31 दिसंबर। बेगम के क्या सरताज जा रही हैं आप 31 दिसंबर? मुझे और नहीं 31 दिसंबर से मेरा जी, अच्छा मैं ये रहना, आज के बाद मैं सोच रहा हूं मेरा क्या हुआ करेगा 31 दिसंबर। आप बता दें ट्रांजिशनल कब से कब तक का बनेगा? अब ऑब्वियसली यकम जुलाई को जाके अप्लाई कर देगा, तो गवर्नमेंट कहेगी कि चलो ठीक है 31 दिसंबर अभी 6 महीने जरा गुजारो किसी तरह, ट्रांजिशनल फेज तो आती है ना, 6 महीने किसी तरह गुजारो, बाद में स्पेशल की तरफ आ जाना। फील हो रहा है पहली क्लास जज्बे। 31 दिसंबर 2022, ये कौन सा ईयर होगा? ट्रांजिशनल। अच्छा, वैसे ही आपसे पूछ रहा हूं, इसके बाद फिर अब स्पेशल की कैसे कहानी चलेगी? यकम जनवरी 22, यकम जनवरी 23 से 31 दिसंबर 23, डन। ये कौन सा होगा? स्पेशल टैक्स। ओके, नोट करें, सफे के लेफ्ट साइड से नोट करना शुरू करें, आगे भी कुछ लिखना है। अच्छा जी, रिवीजन करें जी। कंपनी ने रिटर्न कब जमा करानी होती है? कंपनी की रिटर्न में ना आपने एक ब्रिज यूज करना है पेपर में, ब्रिज। वो ब्रिज है 30 जून। अगर जनवरी से जून कभी भी आपका ईयर एंड हो जाए, कोई दीवाना कहता है मेरा 3 जनवरी को ईयर एंड होगा, ऐसे भी दीवाने लोग होते हैं दुनिया में, कहते हैं मेरा 3 जनवरी को ईयर एंड होगा, तो आपने 3 जनवरी के बाद एक छलांग मारनी है 30 जून पे। इन लोगों को आपने 6 महीने के अंदर अंदर बुलाना है, दिसंबर तक बुलाना है, ये बताया था आपको। और अगर किसी खुश नसीब का साल के पहले 6 महीने में, कैलेंडर ईयर नहीं, हमारे जो टैक्स ईयर के साल के, अगर किसी खुश नसीब का ईयर एंड 16 अगस्त है, आपने 16 अगस्त के बाद फौरन छलांग मारनी है 30 जून पे पेपर में। 30 जून को एक ब्रिज के तौर पे यूज करना है। इसके बाद आपने 1 2 3 दर्जी की तरह 3 महीने गिने, 30 सितंबर तक उसको बुला लेना। पहले 6 महीने वालों को 30 जून के बाद वाले 30 सितंबर को, आखिरी 6 महीने वालों को 30 जून के बाद वाले 31। आइडेंटिफाई द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर पिछला साल
पिछले साल की पूछ रहे हैं अभी तो, क्योंकि यकम जुलाई को तो हमने कुछ और सोच लिया ना, पिछले साल की पूछ रहे हैं, वो तो नॉर्मल होगा। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ पिछला साल पूछ रहे हैं, फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर ट्रांजिशनल पीरियड एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ फर्स्ट स्पेशल ईयर, फर्स्ट स्पेशल, इनकी रिटर्न्स कब तक जमा करानी है। मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं कि इसको काट देते हैं, क्योंकि डिसीजन ना इसकी बेस पे होना है, आखिरी डेट की बेस पे होना है। तो अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून वालों को दिसंबर में बुला लेते हैं, और अगर जुलाई से दिसंबर है तो उनको सितंबर में बुला लेते हैं। 30 जून 22 तो खुद 30 जून है, तो यहां ब्रिज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सितंबर, ग्रीन ग्रीन, 30 जून 22 तो खुद 30 जून है, तो उससे आगे 30 जून में नहीं लेके जाना। अगर कोई कहता है मेरा ईयर एंड 30 जून है, तो इसको 6 महीने देने या 3 महीने, 6 महीने। तो बताएं 30 जून 22 वालों को कब बुलाना है? 31 दिसंबर 22। चलें जी, रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख बताएं। 31 दिसंबर 22। जून वालों को कब बुलाने? दिसंबर में। मई वालों को कब बुलाने? और यार जून वालों को कब बुलाने? मई वालों को। अप्रैल वालों को दिसंबर में। दिसंबर वालों को कब बुलाने? सितंबर में। अब बता दें, ये जो 31 दिसंबर 22 है, आप एक डायग्राम कोई ज़हन में नहीं लानी, ऐसे एक स्लॉट सा सोचने के सर ने एक डायग्राम बनाई थी, जुलाई से दिसंबर, ये दिसंबर वाले हैं, दिसंबर वालों को सितंबर में बुलाना है, लेकिन एक ब्रिज यूज करें बीच में। जरा बताएं 31 दिसंबर 22 के बाद कौन सा 30 जून आ रहे हैं? 30 जून 23, 30 जून 23 के बाद एकदम छलांग मारे 3 महीने। 22-23 ना करो, चपेड़े पड़नी है इधर। और बहुत से बच्चों के ये कमेंट्स आए हैं, जो पेपर आप लोगों के चेक हो रहे हैं, कि आप लोग जो है वो कास्टिंग ज़बानी कर रहे हैं और ज़बानी कास्टिंग करके फिगर्स गलत लिख रहे हैं। 40 जमा 10 60 लिख के आ रहे हैं यहाँ पेपर में, तो कास्टिंग प्लीज़ गलत मत करें। आगे चलें, अगली बात जी, 31 दिसंबर, और इतने वर्स्ट कमेंट आए हैं कि 6-7 लोगों ने यहां तक किया है कि वर्किंग 1 वाला इनपुट न्यूमेरिकल के फेस पे जाके माइनस किया हुआ है। हालांकि वर्किंग 1 वाला इनपुट जो है अपोर्शनमेंट में जाता है, और अपोर्शनमेंट में जाके टैक्सेबल सेल वाला जो इनपुट होता है वो न्यूमेरिकल के फेस पे जाता है। बहुत से लोग वर्किंग 1 वाला इनपुट जो है वो ले गए हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें उनके कमेंट्स के ऊपर लिखी होंगी, जो पेपर आपको चेक होकर मिलेंगे। पूरी कोशिश है कल तक इंशाल्लाह मिल जाए आपको टर्म टेस्ट चेक होकर, और ऑनलाइन वालों को भी 1-2 दिन में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। 1-2 दिन से मुराद है जो उन्होंने किए हैं उसके 7-8 दिन बाद ही। ओके नेक्स्ट जी, 31 दिसंबर 23 आखिरी तारीख देखें। जुलाई से दिसंबर वाला स्लॉट है या जनवरी से जून वाला? जुलाई से दिसंबर वाला। जुलाई से दिसंबर वालों ने सितंबर में आना होता है, लेकिन एक ब्रिज बीच में यूज करें। 30 जून 24 पे ब्रेक मारें, उसके बाद 3 महीने और गिन लें। 30 सितंबर 24, ठीक है जी। रिटर्न के साथ स्लैश डाल के क्या लिख लूं? एक्सेलेंट। कौन बोले? एक्सेलेंट। एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर, एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। रिटर्न के साथ एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर लिखें। अब पार्ट 2 पढ़ें। और आगे फिल आउट कर दें। फिर फर्स्ट अमेंडमेंट बताएं कब तक होनी है? कमाल सवाल ना आ गया यार ये बंदा वैसे, और कोई ऐसा वो नहीं, इसका राइट है, ठीक है, कमाल सवाल बना गया। फर्स्ट अमेंडमेंट वो चाह रहे कि आप दिलो दिमाग से पढ़ाई करें। इस रैंड में बहुत हल्का हाथ रखा था उसने, थ्योरी का सवाल डाल दिया। ये दिखाएं अभी आपको, ये पिछली रैंड में मजा आया था, मार्च वालों को मजा आया था, सितंबर वालों को नहीं। इस बार फिर मार्च वालों को मजा आएगा। सिनेरियो बेस्ड सवाल होगा, आसान है आपके लिए। एज्यूम दैट आरएल हैज चेंज इट्स टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। वो असली पहले एज्यूम कर चुके हैं, अच्छा छाड़ो पर कहते एज्यूम करो उसने टैक्स ईयर चेंज कर लिया है, एंड फाइल रिटर्न फॉर रेलेवेंट टैक्स ईयर, रिटर्न भी जमा करा दी है एज डिस्कस्ड इन बी। बी काट दें, वो बी जो है ना असल में वो जिस वक्त पेपर में था वो लिखा हुआ था, छोड़ें। एज डिस्कस्ड इन वन अबव required identify the last date of amendment of assessment। amendment का मतलब क्या? सेक्शन 100। लास्ट डेट का मतलब क्या? 122 का 2। 122 का 2 का सवाल आया। अच्छा जी, नॉर्मल टैक्स ईयर। अच्छा मुझे ये बताएं, 122 के 2 की इंग्लिश बताएं। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड, इसकी इंग्लिश नहीं थी। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड, एन असेसमेंट ऑर्डर विद इन फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच एज्यूम्ड ऑर्डर इज इशूड। मेरे दिल में ये आ रहा है कि मैं अब इसको भी फारग कर दूं, इस ये डेट मेरे लिए काफी है। क्यों? फिक्रा बोलें जरा। एन असेसमेंट ऑर्डर
कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years। कहां से फ्रॉम द एंड ऑफ हुकूमत का साल। कौन सा साल हुकूमत का? इन विच आवर ईयर एंड ना इन विच अज्यूम्ड ऑर्डर इज इशूड। तो गिनना ही जब यहां से शुरू करना है तो फिर उन डेटों का क्या फायदा? आप बता दें इस तारीख के बाद कौन सा फाइनेंशियल ईयर एंड होना है, ब्रिज दोबारा यूज करना पड़ेगा। इसके बाद कौन सा ईयर एंड होने? अच्छा, लेकिन सवाल सिर्फ 2 का है, नॉर्मल का और स्पेशल का। इसको उसने सवाल नहीं पूछा, नॉट रिक्वायर्ड। नॉर्मल और स्पेशल का पूछा है। चलें जी, नॉर्मल और स्पेशल का बता दें। 31 दिसंबर 12, आपको याद है ना हम वो करते होते थे, पहले मेरी बात सुनो, आपको याद है हम करते थे कि ये हमारी रिटर्न है 30 जून की, जमा होगी सितंबर में, तो आप कहते थे एकदम अगला 30 जून से गिनना शुरू करते हैं, उस तरह की बात कर रहा हूं। तो हमारी रिटर्न कब जमा होगी? 31 दिसंबर 22 को। इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 23 से 5 साल गिने। 30/9/24 हमारे लिए फारग है। इसके बाद वाला 30 जून बताएं कौन सा है? एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच अज्यूम्ड इशूड। व्हाट इज द एंड ऑफ दिस ईयर? 30 जून 25, इससे आगे 5 साल गिने। 30 जून 30। चलें जी, अब आप इसकी तस्वीर खींच लें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। क्वेश्चन 15 होमवर्क है आपका चैप्टर 19 में। 80-90% सवाल आपसे हो रहा होगा, कोई एडजस्टमेंट इक्का दुक्का समझ नहीं आ रही तो स्टे ट्यून्ड। फायदामंद पेज आपके लिए पहले फायदामंद पेज, बाकियों के लिए बेफायदा। कभी आप आओ मेरे पास, बड़े फायदामंद पेज। अच्छा यार वो बच्चे वो नोट कर रहे थे, तूने मुझे सैयारे लगा दिया। फायदामंद पेज की तस्वीर ले लें जी। अब गैर फायदामंद पेज, जरूरत महसूस हुई तो कल इसी क्लास के बाद 10-15 मिनट बैठ जाएंगे इधर। इट्स गुड टू लिव ऑन ओन मनी। भाई ये टेक्स्ट की किताब में बात लिखी है और इत्तफाकन बहुत बड़ी बात है ये। क्या और जी खैरियत से? नहीं